टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पर डिपेंड करती है। तो क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अगर इस पाथ को फॉलो कर रहा था मान लो मीडियम 1 में, तो ये ऐसे पाथ हुआ, तो यहां पर मान लो प्लेन सरफेस पे गया, प्लेन सरफेस पे ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल से जो ये रे है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं है, अब की बार क्या है, रिफ्रैक्टेड। इसको लिख लो, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। कहानी अब भी वही, ये आपका क्या, इंसिडेंट एंगल, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और यहां पर आई और आर क्या होंगे, आई और आर बराबर नहीं होंगे, आई और आर बराबर नहीं होंगे। कुछ ना कुछ, या तो ये इधर झुक जाएगा, या तो ये नॉर्मल की तरफ आएगा, या तो नॉर्मल से अपोजिट मतलब उस दूसरे साइड में जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं कि डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। आपने ये समझा कि आपका कोई प्लेन है, प्लेन में एक इंसिडेंट रे आई, तो इंसिडेंट आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो इस सरफेस के अंदर गया, तो अंदर गया तो मीडियम इसका क्या हुआ, चेंज हुआ, तो वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। तो जो इसका पाथ था, ये पाथ अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती तो ऐसे चले जाती, तो ओरिजिनल पाथ से क्या किया, डेविएट कर गया, ओरिजिनल पाथ से क्या किया, डेविएट कर दिया। ड्यू टू, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रे क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ डेविएशन ऑफ द रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज refraction. It is because there is a difference of velocity from medium 1 to medium 2. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और आई आपका इंसिडेंट एंगल है, आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। और यहां पर आई और आर बराबर नहीं होते हैं। क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कभी आर देखेंगे आई से बड़ा होगा, कभी आर देखेंगे आई से छोटा होगा। ठीक है, तो लिखो इसमें एक दो लाइन लिखो। when a ray of light travel from one medium to another medium, when a ray of light travels from one medium to another medium, when a ray of light travels from one medium to another medium, then there is change, then there is change in the speed of light, then there is change in the speed of light, then there is change in the speed of light, and also there is change in the path of ray, there is change in the path of incident ray, या लाइट लिख सकते हैं, there is change in the path of incident ray, ब्रैकेट में लाइट, ब्रैकेट में लाइट। इंसिडेंट रे का जो पाथ है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड as refraction of light. This phenomena is called as refraction of light. देखो बच्चों, एक्चुअल में इसको रे के टर्म में भी बात कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, केवल लाइट के बारे में, केवल लाइट के। कोई भी रे होगी फॉर्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये लिखा है हेडिंग क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर रे कौन सी है, लाइट है। क्या है, लाइट। लाइट को क्या बोलते हैं, मतलब रे ही है, उसी को क्या बोल दिया हमने, लाइट बोल दिया। ठीक है, तो चाहे लाइट बोलो चाहे इंसिडेंट रे बोलो। ठीक है, बात क्या है आपकी, कि
तो देखो इसमें आई क्या है, आई है आपका जो इंसिडेंट रे बना रही है किससे, नॉर्मल से, और आर क्या है, आर जो एंगल है वो क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड लाइट बना रही है किससे, नॉर्मल से, किससे, नॉर्मल से। ठीक है, अब इसमें लिखे केस वन, केस वन, केस वन में देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, वो तो प्लेन बनाया था इसलिए ऐसे बना दिया था, तो ओरिजिनल पाथ इसका क्या होगा, ओरिजिनल पाथ तो इसका ये होगा, अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो रे ऑफ लाइट, देखो रे ऑफ लाइट आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है बच्चों, और यहां पर कुछ जाएगी रिफ्रेक्ट होगी, तो इंसिडेंट रे का पाथ अगर इसी पाथ को फॉलो करता तो ये ऐसे जाता, बट इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। जब हम दूसरे मीडियम में गए तो लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा किस में वेलोसिटी ज्यादा, रेयर में ज्यादा कि डेंसर में ज्यादा, रेयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है ज्यादा, डेंसर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है कम। तो समहाउ ये फिनोमिना होगा कि ये जो रे है ये क्या होगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, और ये आपका है मीडियम वन, मीडियम वन, और ये क्या है मीडियम टू, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू। अगर ये जो इंसिडेंट रे थी किधर झुक गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो एंगल है, इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल से वो आर होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल से वो आई होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो बनाती है वो आर होता है, तो आई क्या होगी, आई इज ग्रेटर देन आर। यहां पर जो आई है, इस आई जो एंगल है वो क्या है ग्रेटर देन आर, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। किस केस में, जब हम रियर टू डेंसर, और यहां पर वेलोसिटी v1 बोल लूं, यहां पर वेलोसिटी v2 बोल लूं, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज। अब बात समझिए, कहीं क्वेश्चन में दिया है कि अ वेव या रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम वेयर इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेयर इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या है, पहला मीडियम रेयरर, दूसरा मीडियम डेंसर। तो अगर वेलोसिटी के टर्म में भी बात करो तो समझ में आ गया आपको। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग वेयर इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दूसरे मीडियम में जा रही है तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज करी, तो पहला मीडियम क्या हो गया रेयरर, दूसरा मीडियम क्या हो गया डेंसर। और जब रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ आती है, नॉर्मल की तरफ आती है। तो यहां पर ये देखो, ये एंगल देखो, ये आई ना, ये आई, तो ये टोटल भी क्या, टोटल भी आई ना, तो ये तो आर है, तो आई इज ग्रेटर देन क्या है आर, आई इज ग्रेटर देन क्या है आर। क्या ये बात समझ में आई। यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो लिख लो हेयर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, हेयर वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन is more than velocity in medium 2, T is medium 2, या इसी को लिख सकते हो कि when we travel from medium 1 to 2 then velocity is decreasing। अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, 1 से 2 में हम ट्रेवल किए तो वेलोसिटी क्या की, डिक्रीज की, लिख लेंगे। जब 1 से 2 में गए तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ढंग से समझेंगे धीरे धीरे, और रिफ्रैक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, तो समझते चलेंगे। अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर अपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंसेज वगैरह में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बोर मत होइएगा, धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। पहले फिनोमिना तो समझ लें कि व्हाट इज फिनोमिना, रिफ्रैक्शन होता क्या है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम
जब रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, और एंगल जो है वो हमारा, एंगल भी क्या हो रहा है, नॉर्मल से जो एंगल है वो क्या हो रहा है, वो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। लैम्डा भी चेंज हो रहा होगा, बट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, चेंज नहीं हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। तो लिख लो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और अगर हमारा v बराबर होता क्या है, एफ लेमडा होता है ना, v बराबर क्या होता है, एफ लेमडा। अगर f में चेंज नहीं है और v डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिख लो लैम्डा भी इसमें क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, यानी कि लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1, v2 इज लेस देन v1, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। जब हम बात किसकी कर रहे हैं, रेयरर टू डेंसर। क्या सारे शब्द समझ में आए आप लोगों को, टर्मिनोलॉजी समझ में आई बातों। देखो बच्चों समझ लो, रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा जब करते थे तो आई को इंसिडेंट एंगल, आर को रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देते थे, फिर आई बराबर आर बोल देते थे। वो क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव प्लेन मिरर वगैरह थोड़ा ना है, दो मीडियम में है। जैसे पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है और फिर पानी में भी जा रही है। पानी में देखो चम्मच डाल दो, पानी में अगर ग्लास ऑफ क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आप चम्मच ऐसे डाल दीजिए, एक चम्मच ऐसे रखी हुई है, ठीक है, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, थोड़ी सी क्या होती है, उठी हुई दिखती है। वो क्यों दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अभी हम लोग पढ़ेंगे, एपरेंट डेप्थ वगैरह निकालेंगे, एक होगी इसकी ओरिजिनल डेप्थ, एक होगी एपरेंट डेप्थ, फिर शिफ्ट होगा कि कितना ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर होगा क्यों, यहां से ये सरफेस, यहां पर आपके एयर हो गया और यहां पर क्या हो गया, वाटर हो गया, तो रे ऑफ लाइट यहां से यहां पर गई तो रिफ्रैक्शन ही तो हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब हमको समझ में आया। आर क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। और आर यहाँ पे हमने देखा कि कम आया और आई क्या था, ज्यादा था। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, आगे चलें। नेक्स्ट लिखो केस 2। केस 2, तो केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है केस 2 में फिर कहानी वही, अगर हम ऐसे आया और यहां पर क्या है, यहां पर मान लीजिए नॉर्मल है, तो देखो ओरिजिनल पाथ तो बच्चों यही है। अगर ये आ रही थी, ये क्या थी, इंसिडेंट रे, और ये मीडियम है डेंसर और ये मीडियम है रेयरर, ठीक है। इसको डी और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, डी और आर। तो ओरिजिनल पाथ तो इसका ये है, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अभी भी जो प्लेन रे आ रही है उसके जिस प्लेन पे आ रही है उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, अब ये क्या है, ओरिजिनल पाथ है। इस पाथ से अब ये डेविएट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल तब होता है जब रेयर टू डेंसर, अब डेंसर टू रेयर है तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे में भी कुछ बच्चे यहां पे बना देते हैं, कहते थे अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ऐसे बना दिए, कहते सर अवे तो है, ये इधर कहां है। अरे भाई ओरिजिनल पाथ से ही लेंगे, ओरिजिनल पाथ से अवे। ये तो ओरिजिनल पाथ में तो इधर जा ही रहा था, ओरिजिनल में तो इधर जा ही रहा था। अब नहीं कंफ्यूजन होता, बच्चे कहते सर ये भी तो अवे है, ये भी तो क्या है, नॉर्मल से अवे है। ऐसा नहीं है, ये तो ओरिजिनल पाथ है ही बच्चों, ये तो ओरिजिनल पाथ। भाई कुछ नहीं होता तो ऐसे तो जा ही रही थी, कुछ नहीं होता तो ऐसे तो जा ही रही थी, बट मीडियम आपका चेंज हो गया तो वहां पे रिफ्रैक्शन की घटना हुई। क्या हुई, रिफ्रैक्शन की घटना हुई, उसकी वजह से पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम डेंसर टू रेयरर में जा रहे हैं तो पाथ क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा पाथ ऐसे हो जाएगा। इसको अब यहां से एंगल लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आर।
और यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि I इज लेस देन R। I क्या है? लेस देन R के बराबर। ठीक है, बहुत धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हुए चल रहे हैं। यहां पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इज मोर देन द इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल इज मोर देन द इंसिडेंट एंगल। चलो और बताओ, अगर यहां पर वेलोसिटी v1 और यहां पर वेलोसिटी v2, यहां पर वेवलेंथ λ1 और यहां पर वेवलेंथ λ2, तो बताओ v2 इज ग्रेटर देन v1, λ2 इज ग्रेटर देन λ1 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी सेम। तो अगर मैं कहूं कि अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग वेयर इट्स वेलोसिटी इज मोर, velocity is decreasing, नहीं velocity is increasing where its velocity is increasing, इसका मतलब क्या है? denser to rarer। तो चाहे बोले कि velocity क्या कर रही है? increase कर रही है, चाहे बोले कि denser to rarer में जाना है। आपको बात समझ में आ गई? अगर मैं बोलूं कि velocity क्या कर रही है? increase कर रही है from medium 1 to medium 2, तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि denser to rarer में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? denser to rarer। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? डेंसर टू रेयरर। यहां पर जो रेयरर में है वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आपका मीडियम 1 और ये मीडियम 2, तो जो v2 है वो ग्रेटर देन v1, λ2 ग्रेटर देन λ1। फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो क्या रहेगी? सेम। बाकी I जो R जो है वो ज्यादा होगा। क्या बच्चों बात समझ में आई? थोड़ी बहुत हल्का फुल्का आइडिया लगा? तो देखो ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे छोटे छोटे टर्म है, जैसे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लो इसका मान लेंगे μ1, इसका मान लेंगे μ2, तो म्यू होता क्या है? म्यू होता क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए। अच्छा, पहला लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, इसमें होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, velocity of light in air upon vacuum upon velocity of light in any medium, अब म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। म्यू अच्छा म्यू नॉट कर लो। म्यू नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कॉमा वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। लिखो एनी गिवन मीडियम, जो भी मीडियम दिया होगा उसमें जो वेलोसिटी होगी वो। फॉर्मूला है म्यू नॉट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है क्या होता है? c, और ये होता है v। तो म्यू नॉट बराबर क्या? c बाई v। एक बार नीट में सवाल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बता दो, बोलो। यूनिट लेस, डायमेंशन बताइए। डायमेंशन लेस, क्योंकि ये क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी है। मौके पे याद नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, छोटी छोटी बातें याद रखेंगे ना, छोटी छोटी चीजें हम लोग याद रखेंगे। फॉर्मूले देखिए, बहुत डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। डेरिवेशन आपको कराया जाता है ताकि आपको चीजें समझ में आए,
छोटा मोटा फॉर्मूला है तो मैनिपुलेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, बाकी एंड रिजल्ट आपको याद रखने हैं। जो एंड रिजल्ट है, जैसे अभी डेप्थ वगैरह कराऊंगा ना, तो उसमें करा के बताऊंगा कि कहाँ से ये अप्रेंट शिफ्ट आ रही है या अप्रेंट डेप्थ आ रही है, या स्लैब में कराऊंगा, तो उसके फाइनल कराऊंगा पूरा, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कि आपको एकदम मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं निकलेगा। एग्जाम में निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। भाई एक सवाल है, उसमें कितना समय दे दोगे? 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट दे दोगे तो पूरा तुम्हारा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो आपको चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा म्यू नॉट बराबर सी अपॉन बी, ये क्या है? लिख लो, इट इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। इट्स अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या हुआ? लिख चुके हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट लिखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें लिखिए, इसको देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 1 म्यू 2। इसको लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। म्यू 2 ऐसे लिखते हैं, देखो, म्यू 2 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? म्यू 2 1 बराबर क्या? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। और म्यू 2 को क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे सी अपॉन V2, और ये सी अपॉन V1 बराबर क्या होगा? सी अपॉन V2 इंटू V1 बाई सी। तो सी कटा, कितना आ गया? V1 बाई V2। तो 1 म्यू 2 बराबर क्या? V1 बाई V2। और 2 म्यू 1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 म्यू 1 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या है? व्हाट इज दिस? 2 म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए, टर्मिनोलॉजी समझिए, इसको कैसे पढ़ते हैं। म्यू 1 है ना, म्यू 1 और इधर 2, म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसको क्या लिखेंगे? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। म्यू 1 क्या? सी अपॉन V1। ये क्या? सी अपॉन V2। क्या आ जाएगा? सी अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन सी। क्या आ जाएगा? V2 अपॉन V1। ये क्या है? 2 म्यू 1। 2 म्यू 1 बराबर क्या? V2 बाई V1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, 2 म्यू 1 बराबर 1 अपॉन म्यू 2 1। बोलो सही है? ये 2 म्यू 1 बराबर V2 बाई V1, 1 म्यू 1 बराबर V1 बाई V2। तो 1 अपॉन 1 म्यू 1 बराबर 1 म्यू 2 बराबर V2 बाई V1। तो इसी को लिख दिया, म्यू 2 म्यू 1 बराबर 1 अपॉन 1 म्यू 2। अरे इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल, फिर समझ में नहीं आता है कहां से क्या हो रहा है। कहीं पे लिखा है, मान लो, अब समझिए, कहीं पे लिखा है म्यू 7 5 बराबर क्या? 1 अपॉन म्यू 5 7। कह सकते हो? नहीं, अरे टर्म है, समझो, म्यू 7 5। तो क्या बोल सकते हैं इसको? ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। देखो, ये 2 किधर आ गया? आगे, और ये किधर चला गया? पीछे। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? 1 अपॉन, ये क्या है? म्यू 5 7, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 5 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 7। तो क्या होगा?
μ5/μ7, तो μ7 क्या चला जाएगा ऊपर, तो μ7/μ5। अच्छा μ7 क्या होता है, C/V7। μ7 क्या है, C/V7। μ5 क्या है, C/V5। मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, समझ लीजिए। वो उतना मिलेगा नहीं आपको, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है, वो मिलेगा, वो भी मिलेगा। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे तो उन पे हम लोग की मुलाकात होगी वहां तक। लेकिन पहले इतना तो समझ लो। चलो इसको मत नोट करो, इतना नोट कर लो, धीरे धीरे चलते हैं, नहीं तो एक ही में मिक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर हम 2 μ1 बराबर क्या 1/1 μ2 कह सकते हैं, बोलो भाई, कह सकते हैं नहीं? देखो यहां से, देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1 μ2 बराबर क्या है V1/V2। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/1 μ2 बराबर क्या V2/V1। तो V2/V1 बराबर है 1/1 μ2। देखो ठीक है, 1/1 μ2, और V2/V1 किसके बराबर है 2 μ1 के। तो 2 μ1 बराबर 1/1 μ2। बात एक ही है ना। हेलो जी, बताइए बताइए। लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो पहला लॉ तो वही है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही मैच करता है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होने चाहिए, एक प्लेन। तो यहां पर भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में। तो लिख लो फर्स्ट लॉ कहता है, लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने हेडिंग डाली, इसमें लिखिए फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में लिखिए, फर्स्ट लॉ में लिखेंगे इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे कॉमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे कॉमा नॉर्मल should lie on the same plane, should lie on the same plane, should lie on the same plane। फिर लिखिए सेकंड लॉ, फिर लिखेंगे सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और ये स्नेल्स लॉ कहता है हमसे कि अगर आपका इंसिडेंट है और ये आपका मान लीजिए कोई एंगल ये I और ये एंगल आपका R, और अगर ये मीडियम μ1 और ये मीडियम 2 और ये मीडियम 1 और मीडियम 2, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कहता है कि साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2/μ1। क्या है, μ2/μ1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर, साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2/μ1। μ2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। लिख लो μ2, लिख लो μ2 बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2।
म्यू 1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। म्यू 2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। म्यू 1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और एक बात बताओ, म्यू 2 बाई म्यू 1 को मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? हाँ, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? जो म्यू 2 बाई म्यू 1 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या लिख सकता हूं? बात सही है? बच्चों ये रिफ्रैक्टेड है, कुछ ना कुछ इसमें एंगल चेंज हुआ होगा ना। ये एंगल है, ये क्या हुआ? चाहे इधर आया होगा, चाहे डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि डेंसर टू रेयर जा रहा है कि रेयर टू डेंसर जा रहा है। एक जनरल फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है, बात हो गई। तो आ गया आपका म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। यहां तक बात आ गई। अगर अब इन जनरल बात करें, इन जनरल लिखो, एक जनरल फॉर्मूला भी इसका निकालना चाहते हैं हम लोग। इन जनरल मान लीजिए कि यहां पर आई और यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया θ1 और ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्रैक्ट, ये हो गया θ2। यहां पर μ1 है और यहां पर μ2 है, तो ये I हो गया, ये R हो गया। θ1 क्या है? I, θ2 क्या है? R। तो मैं कह सकता हूं कि साइन θ1 अपॉन साइन θ2 बराबर क्या? μ1 बाई μ2, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। इसी को मैं लिख सकता हूं μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2। अब बताओ, जैसे मैं बोलता था कि a1 v1 बराबर a2 v2, इसका मतलब क्या था? ab बराबर क्या? कांस्टेंट। अरे कहते थे नहीं कहते थे, याद है? अगर ऐसा कहीं हो p1 v1 बराबर p2 v2 तो क्या बोलते थे? pv बराबर कांस्टेंट। यहां पर μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2, मतलब क्या है? म्यू साइन थीटा बराबर क्या? कांस्टेंट। म्यू साइन थीटा बराबर क्या है? कांस्टेंट है। बेटा देखो, इसके टर्म में याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ μ2 ऊपर है कि μ1 ऊपर है ना। तो उसके टर्म में फॉर्मूले को याद मत करिए, ऐसे याद करिए μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2। θ1, अच्छा ये जनरल फॉर्मूला है, समझ में आ रहा? θ1 में क्या है? इंसिडेंट एंगल। θ2 क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। μ2 क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या है? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? एब्सोल्यूट। कौन सा? एब्सोल्यूट। अब आपको रिलेटिव के टर्म में दे दे, एब्सोल्यूट के टर्म में दे दे, वेलोसिटी के टर्म में दे दे, या कुछ दे भी ना करे, केवल वेलोसिटी ऑफ द मीडियम दे दे, तो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी, जो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ रे इन द, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला स्नेल्स लॉ, जनरल फॉर्मूला फॉर स्नेल्स लॉ। अच्छा देखो, यहां पर देखो बच्चों, एक मीडियम में गए और ये दो मीडियम में, मान लो इसके आगे भी एक मीडियम होता, तीसरा मीडियम कहीं होता, क्या होता? तीसरा मीडियम होता, यहां पर होता, फिर इसके आगे क्या है? चौथा मीडियम होता ना। अलग अलग मीडियम होते, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा जनरलाइज कर सकता हूं। देखो, इसको लिख सकता हूं μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2 बराबर μ3 साइन θ3 बराबर μ4 साइन θ4।
4 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। कितने भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन भी होंगे तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। तो लिख लो, फॉर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, फॉर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, फॉर मल्टीपल रिफ्रैक्शन आपका क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। ये वाला तो एक ही के लिए ट्रू था ना, एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। अभी बहुत सारे मीडियम है, उसमें सब में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। सवाल करेंगे, इस पे आएगा, हम लोग करेंगे। बाकी फॉर्मूला आपका यही लगेगा, μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 एंड सो ऑन। चलो एक चीज और करते हैं। अभी समझ में आ रहा है? अभी बैटरी चालू है ना? आ रहा है अभी? हाँ, डाउन हो रहा है? चलो, अभी तो लंच वंच किया है तुम लोगों ने, एनर्जी मिल रही होगी। चलो आगे चलें। जब ओवरफ्लो होने लग जाए तो बता देना। चलो अभी समझते चलो। यहां तक हो गया बच्चों? कुछ नहीं बताया अभी। रिफ्रैक्शन थोड़ी इसमें चीजें आपको पता भी होंगी, आप लोग इंटर पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा चलो अच्छे से पता चल गया। अब नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो कराने ये नहीं पता होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। बेटा एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के जाओगे कुछ आएगा, कुछ फिर कहोगे पढ़ाया नहीं क्या। पढ़ाने के बाद भी इतनी सारी चीजें मिलेंगी, कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा ही। एग्जामिनेशन का मतलब यही है कि जो पढ़ोगे वो आएगा नहीं, कहानी यही है, जो पढ़ोगे वो आएगा नहीं, लेकिन मिलता जुलता आएगा। जब आप उसको ध्यान से एक बार में तो लगेगा ये सिलेबस का नहीं है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा आओगे और अच्छे से रिवाइज करोगे तो कहेगा हाँ ये कुछ था तो ऐसा ही। जैसे अभी ये लिखने जा रहा हूं, ऐसे ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको लगेगा आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन जब थोड़ा समझा दूंगा तो लगेगा अच्छा ये तो सिलेबस का ही पार्ट है। चलो करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, देखो अब देख के ही थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन अभी समझाता हूं। ई आई कैप डॉट ई आई कैप क्रॉस एन कैप बराबर 0। डरावना सा लग रहा है? μ1 ई आई ये ई आर है, ई आई कैप क्रॉस एन कैप बराबर μ2 ई आर कैप क्रॉस एन कैप। यही है? चलो है तो यही। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, ये जो है लिख लीजिए, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। इसको लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। और ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। अब कैसे है ये समझाते हैं, अभी कैसे है अभी समझाते हैं। यूनिट वेक्टर सुना सुना लग रहा है नाम, याद है ना? हाँ, जैसे ए कैप होता था तो क्या होता था? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, नाम ही से पता है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितनी है? यूनिट, केवल डायरेक्शन देने के काम आता है।
केवल डायरेक्शन देने का काम आता है और कुछ नहीं। तो लिखो ई आई, टर्मिनोलॉजी लिख लो तो समझाता हूं। ई आई कैप क्या है? ये ई आई है, ई आई कैप। ई आई कैप लिखो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। फिर लिखो ई आर वेक्टर, ई आर कैप इन द डायरेक्शन ऑफ रे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट लिख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, बात एक ही है। फिर लिखो ई आर कैप, फिर लिखिए ई आर कैप। ई आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। फिर लिखिए एन कैप, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। देखो बच्चों, बात समझिए, बात समझ, टर्म समझ में आ गए। अब ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए प्लेन मीडियम 1, ये मीडियम 2, और ये कोई प्लेन है, इस पे क्या कर रही है? मतलब प्लेन का मतलब क्या है? मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये प्लेन हुआ, इस पे क्या हुआ? एक इंसिडेंट रे आई और ऐसे क्या हुई? रिफ्रेक्ट होके गई। तो देखो बेटा, ई आर क्रॉस एन कैप, ई आर क्रॉस एन कैप, जब मैं बोलता था सी बराबर ए क्रॉस बी, तो सी का डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? ए से बी की तरफ चले तो थंब जिधर जाता है वो क्या बताता है? सी का डायरेक्शन। तो यहां पर ई आर क्रॉस एन कैप, ई आर से हम एन कैप की तरफ गए तो ये जो थंब का डायरेक्शन किधर बता रहा है? हाँ, आउटवर्ड। और ये आपका क्या है? ई आई। ये जो वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया? आउटवर्ड आ गया। और ई आई क्या है? अब ये क्या, यहां पर क्या सा वेक्टर आ गया? आउटवर्ड। और ई आई और जो आउटवर्ड, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आएगा, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर जब दोनों वेक्टर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमारा ये और ये क्या थे? एक प्लेन में थे, तभी तो होगा। तभी तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, और इन दोनों ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या है? एक प्लेन में। क्या है? एक प्लेन में। तो ये जो फर्स्ट लॉ आपने लिखा, उसका ये क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किताबों वगैरह मिलता भी नहीं है ढंग से। समझ में आया थोड़ा बहुत? अब चलो ई आई और इसको देखो। ई आई पहला वेक्टर आपको क्लियर हो गया। सेकंड देखो, ई आई कैप क्रॉस एन कैप। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यही तो होता है ना। अब देखो ये जो है, ये क्या हो गया? मॉड ई आई, और क्या हो गया? मॉड एन कैप और साइन। अब देखो ई आई और एन कैप के बीच में एंगल कितना? ऐसे नहीं आई, देखो वेक्टर याद करिए, बात समझो। ये तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे।
ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये एंगल कितना, आई। तो मैं बोलो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना, आई। अरे वेक्टर के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर, याद करो जमाने पहले की बात, टेल टू टेल मिला हो या हेड टू हेड मिला हो, तो इसको क्या करें, आगे बढ़ा दें। तो अब टेल से टेल मिल गया, तो एंगल कितना, 180 माइनस आई। अरे आंसर वही आएगा, लेकिन प्रोसेस तो समझ लो। आप समझे, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर क्या होगा, साइन 180 माइनस आई बराबर क्या, ये वन क्या हो जाएगा, साइन आई। ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस आई। थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन प्रोसेस आपने समझ लिया, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ हो जाएगा। उसको भी निकलवा दूं, चलो निकलवा, इतना नोट करो तो आगे निकलवाता हूं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब सवाल आए नहीं हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये समझ के करेंगे। स्टेटमेंट में आ जाएगा कि रिफ्रैक्शन का कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ना। तो ये सब चीजें आपने देखी रहेंगी, समझी रहेंगी, तो ही कर पाओगे। चलो हो गया, समझ में किसी को नहीं आया तो पूछ ले मुझसे। समझ में आ गया, चलें आगे। भूल गए, वेक्टर वेक्टर पढ़े थे तुम लोग, नहीं नहीं पढ़े वेक्टर, यूट्यूब पे जाके पढ़ लो। चार लेक्चर हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, 2-2.5 घंटे के हैं चारों लेक्चर मिला के। पढ़ लो थोड़ा सा तो आइडिया। बिना वेक्टर और बिना टेग्नोमेट्री और बिना डिफरेंशियल के तो आप फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। आज की क्लास में देखो सब चीज डिस्कस हो गई, टेग्नोमेट्री भी डिस्कस हो गई, डिफरेंशियल भी, वेक्टर बचा था तो वो भी आ गया। हर जगह तो है, बढ़ ही नहीं सकते हो बेटा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसीलिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है। चलें आगे चलें, चलो देखो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। तो अब ई आर देख लो, ई आर क्रॉस एन कैप, ये क्या होगा, मॉड ई आर। अरे इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, मॉड ए मॉड बी, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब देखो आर और एन कैप, देखो ये टेल इसकी जुड़ी हुई है, ये एन कैप है और ये क्या है, आर। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा ये वाला, और ये वेक्टर किसके बराबर है, बोलो बेटा, ये एंगल किसके बराबर है, इन दोनों वेक्टर ई आर वेक्टर और एन कैप वेक्टर में एंगल कितना होगा, यही एंगल तो होगा। और ये टोटल 180, तो ये कितना, तो कहेंगे साइन 180 माइनस आर। तो ये भी किसके बराबर, साइन आर के बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, ये सेकंड लॉ का वेक्टर फॉर्म है। सेकंड लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म है। हो गया, नेक्स्ट चलें, एक टॉपिक और कर लेते हैं, कर ले, चलो अब वैभव ने कह दिया है तो कर लेते हैं ना, चलो। हो गया बच्चों, नोट हो गया, लिखिए रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, हेडिंग डालिए
रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी कराएंगे, समझिए ध्यान से। पहले नोट कर लीजिए इसको, इसमें बहुत अप्रोक्सीमेशन है, नोट कर लीजिए फिर मैं समझाता हूं आपको। यहां से मान लीजिए ये हुआ ऑब्जेक्ट है, अभी हम लोग एपरेंट डेप्थ वगैरह पढ़ेंगे ना वाटर में। जैसे हमने देख लिया कि कोई चम्मच वगैरह है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो जिस डेप्थ पे है उस डेप्थ पे दिखाई नहीं देता है। जैसे सिक्का मान लीजिए कि गिरा हुआ है, सिक्का गिरा हुआ है पानी में, तो सिक्का जब आप देखते हैं तो हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बॉटम पे नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं कि एक होता है एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ तो क्या होगा? एकदम बॉटम होगा। एक क्या होगा? एपरेंट डेप्थ। एक क्या, मान लो जैसे ये इसमें सिक्का गिरा हुआ है, अभी इसका बता रहा हूं कि क्या इसका वो है। जैसे यहाँ पर सिक्का गिरा हो बच्चों, तो ये इसकी डेप्थ हो गई, ये हो गई डेप्थ। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहाँ पर है, लेकिन हमको लगता है कि ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब डिस्टेंस कितनी हो गई? डी डैश हो गई। अब क्या हो गई? डिस्टेंस। तो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी क्या है? इमेज है। इसकी क्या है? इमेज। हमको ऐसा लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो कहां पर है? बॉटम पे है। तो ये तो एक्चुअल डेप्थ हो गई, ये क्या हो गई? एपरेंट डेप्थ हो गई। और ये जो शिफ्ट है, ये इसको बोलते हैं शिफ्ट ना, ये शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट में कितनी शिफ्ट हुई, ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना शिफ्ट हुआ, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उन कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले का बहुत तगड़ा यूज है। उन सारी कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा यूज है। इस फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन है उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तभी हमारा हो पाएगा सवाल। तो सुन लेते हैं। देखो इसमें क्या है? रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। एक मीडियम आपका डेंसर टू रेयरर जा रहा है। सपोज दैट डेंसर टे
रेयरर जा रहा है। जब डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो ये जो इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे तो ऐसे आना चाह रही थी, लेकिन क्या है, ये मीडियम कैसा है, रेयरर, डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर हट गई, नॉर्मल इस नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर जितना ये दूर हटी, यहां का इमेज फॉर्मेशन समझ लीजिए, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। यहां पर रिफ्लेक्शन वाले रूल नहीं लगेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो यहां पर इस रे को आपने क्या किया, बढ़ाया, और यहां से अगर एक नॉर्मल हम ड्रॉप करें तो ये जहां पर कट करेगा वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज। और यहां पर अगर हम अपनी आई रख के देखें, अगर हम यहां से देखें, ये जो क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच अगर हम अपनी आंख रख के देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखाई देगा, यहां पर। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर बन रही होगी। और ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, u, इमेज की हाइट कितनी है, v। तो लिखिए इसको, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन सरफेस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन सरफेस। μ1 क्या है, या म्यू आई और म्यू आर के टर्म में लिखा है, म्यू आई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, या इसको म्यूडी कह दो चाहो तो, म्यूडी कह दें, आई रहने दें, चलो लिख लो। म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो स्नेल्स लॉ हमने लगाया, समझ लीजिए बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। स्नेल्स लॉ लगाया तो म्यू आई साइन आई बराबर म्यू आर साइन आर, सिंपल फॉर्मूला। बट आई और आर बहुत ही क्या है, स्मॉल। अप्रोक्सीमेशन एक हमने लिया कि आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल है तो साइन आई बराबर टेन आई और साइन आर बराबर टेन आर। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो म्यू आई टेन आई बराबर म्यू आर टेन आर, अप्रोक्सीमेशन है, क्या कर सकते हैं, लेना है। म्यू आई टेन आई बराबर म्यू आर टेन आर, और इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूं ये वाली डिस्टेंस क्या है, x है। अगर ये x है तो टेन आई बराबर क्या, टेन, देखो ये आई तो ये भी क्या आई, भाई ये आई तो ये भी क्या आई, तो टेन आई बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, x अपॉन बेस कितना, u। और यहां पर टेन आर बराबर क्या हो जाएगा, बेटा देखो कुछ गलत है क्या, कौन सा, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल आर ही तो होगा, ये एंगल क्या होगा आर, तो इसके बराबर क्या होगा एक्स अपॉन बी। ये क्या होगा, नहीं ये आर नहीं होगा, कुछ गलत बता रहे हैं। अरे देखो कुछ वैसे बना हुआ ना, हाँ कौन सा बगल वाला, हाँ ये वाला ना, ये ना, ये आर होगा,
किसके पास आ जाएगा? हाँ ये होगा आर, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा आर। हाँ हाँ आप सही है, ये होगा आर तो ये भी क्या है? आर। और ये आर तो ये भी क्या है? आर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वी। ये भी क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वी। तो यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, म्यू आई अपॉन यू बराबर म्यू आर अपॉन वी। बच्चों इतना समझ लो, इतना करना नहीं है, शॉर्टकट है वो मैं भी समझा दे रहा हूं आपको। तो म्यू आई अपॉन म्यू आर बराबर यू अपॉन वी। म्यू आई अपॉन म्यू आर बराबर यू अपॉन वी। समझिए, जिस मीडियम में म्यू आई क्या है? म्यू आई क्या है? हाँ डेंसर मीडियम में है, और डेंसर मीडियम में क्या रखा हमारा? ऑब्जेक्ट रखा है। किसमें रखा है? ऑब्जेक्ट। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू आई। इसको कह सकते हैं म्यू वन। म्यू वन, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम में होगा? देखो एक मीडियम है और दूसरा मीडियम होगा ही, प्लेन सरफेस है तो दूसरा मीडियम तो होगा ही। तो ये जो वन वाला है ये किसमें है? जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जिसमें क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप इसको कह सकते हो कि म्यू वन अपॉन म्यू टू बराबर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। किसकी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपॉन कहां से? प्लेन सरफेस से, अपॉन इमेज की डिस्टेंस, अपॉन इमेज की डिस्टेंस। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसको अप्लाई कराऊंगा तो और याद हो जाएगा। म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन क्या है? जिस मीडियम में हमारी इंसिडेंट वेव है वहां पर क्या है? लिख लो, इतना लिख लो, फिर लिखाता हूं, शॉर्टकट लिखाता हूं फिर। इतना लिख लो, यहां तक समझ में आ गया? फिर लिखो नीचे, लिखो जनरल फॉर्मूला, लिखो जनरल फॉर्मूला। ये तो कहानी समझने के लिए केवल था, आपको समझ में आया कि म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू आई बराबर म्यू आर बराबर यू अपॉन वी। ठीक है, इन जनरल फॉर्मूला लिखिए म्यू वन अपॉन म्यू टू बराबर म्यू वन अपॉन म्यू टू बराबर यू अपॉन वी। म्यू वन बाई म्यू टू बराबर यू अपॉन वी। म्यू वन क्या है? जिस मीडियम में, ऐसे लिखो इंसिडेंट वेव के चक्कर में, जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू वन। जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड वेव होगी, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड वेव होगी उसे क्या बोलेंगे? वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू टू। वहां पे होगा म्यू टू। अब बच्चों ये ध्यान रखेंगे, कल फॉर्मूले आप लोग अब कल कराऊंगा तो फॉर्मूले होंगे नहीं अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं पता है। क्या नहीं फॉर्मूला? अगर म्यू वन अपॉन म्यू टू बराबर क्या? यू अपॉन वी। वी अपॉन यू नहीं है, क्या है? यू अपॉन वी। ध्यान रखेंगे, म्यू वन अपॉन म्यू टू बराबर क्या? यू अपॉन वी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहां समाप्त होती है।